पड़ोसी देश श्रीलंका जल रहा है। कल ही उनके प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्से ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, मगर जनता इससे खुश नहीं है। वो चाहती है कि राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्से भी अपने पद से इस्तीफा दें। जनता में इस कदर आक्रोश है कि आप देख सकते हैं महिंदा राजपक्से का जो पैतृक घर है उसे आग के हवाले कर दिया गया। यही नहीं, अब इस दूसरी तस्वीर में देखिए, यहां पर भी जो सत्तारूढ़ पार्टी के लोग हैं, उनके सांसद हैं, उनके मंत्री हैं, उनके घरों को जलाया जा रहा है। बात यहां नहीं रुकती, मैं आपको बतलाना चाहूंगा वहां के एक सांसद हैं जिनका नाम है अमरकीर्ति अथुकुरोला। उन्हें सड़क पर भीड़ ने मौत के घाट उतार दिया। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, ये वही महिंदा राजपक्से हैं और ये वही गोटबाया राजपक्से हैं जिन्होंने उग्र सिंहला राष्ट्रवाद का सहारा लेकर पिछले 20 सालों में श्रीलंका की राजनीति पर अपनी छाप छोड़ी, उग्र राष्ट्रवाद का इस्तेमाल करके। और ये उग्र राष्ट्रवाद का सिर्फ एक मकसद था कि वहां की जो माइनॉरिटीज हैं, वहां के जो अल्पसंख्यक हैं, जिनमें तमिल और मुसलमान थे, उन्हें बुरी तरह से टारगेट करो। आज मैं आपको कुछ मिसाल देने वाला हूं श्रीलंका से, और उन मिसालों को देखने के बाद आप खुद डर जाने वाले हैं। आपको लगेगा, अरे ऐसा लग रहा है कि ये तो मौजूदा भारत की बात हो रही है। एक एक करके आपके सामने वो मिसाल आने वाली है दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं नवंबर 2019। दोस्तों, ये वो दौर था जब गोटबाया राजपक्से एक बार फिर राष्ट्रपति बने थे। मगर क्या आप जानते हैं, जब वो राष्ट्रपति बने तो उन्होंने एक ऐलान किया। उन्होंने ऐलान किया कि हमारी सत्ता में सबको बराबर की भागीदारी मिलेगी और किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं होगा। मगर उन्होंने जिस मंदिर से पद और गोपनीयता की शपथ ली थी, उसी से यह पता चल गया था कि उनकी मंशा क्या थी। उन्होंने एक बौद्ध मंदिर से पद और गोपनीयता की शपथ ली थी, यानी कि उस बौद्ध मंदिर से पद और गोपनीयता की शपथ लेकर उन्होंने उग्र सिंहला राष्ट्रवाद का संदेश दे दिया था। यह मंदिर उस बौद्ध राजा का था, उस सिंहला राजा का था, जिन्होंने चोला साम्राज्य के एक तमिल महाराजा को युद्ध में हरा दिया था। यानी कि उग्र राष्ट्रवाद का इससे बेहतर कोई संदेश नहीं हो सकता था जो गोटबाया राजपक्से अपने राष्ट्रपति बनने के जरिए संदेश देना चाहते थे। और जैसे ही वो राष्ट्रपति बने, एक एक करके क्या चीजें होने लगी, मैं अब आपको बताने वाला हूं। मगर सबसे पहले दोस्तों, जब वो राष्ट्रपति बने थे तो एक लेखक ने एक चेतावनी दी थी, और उस चेतावनी को किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। आज उसका एक एक शब्द सही साबित हो रहा है। वो आर्टिकल क्या था आपके स्क्रीन पर? द राजपक्सास विल ruin श्रीलंका इकोनॉमी, virulent ethnic nationalism and hateful rhetoric towards minorities might win votes, but it will lead the country to economic ruin. कितनी शॉकिंग बात लिखी हुई है, और ऐसा लग रहा है कि मौजूदा भारत की बात हो रही है। यही बात मैं बार बार अपने कार्यक्रमों में कहता हूं कि माइनॉरिटीज यानी कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत के जरिए, प्रोपेगेंडा के जरिए मौजूदा सरकार को वोट्स तो मिल जाएंगे, मगर देश की इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी। मैंने बार बार अपने कार्यक्रमों में कहा है, कि एक ऐसे समाज में जहां आपको लगता है कि आप माइनॉरिटीज को डरा के रह सकते हैं, उन्हें टारगेट करके रह सकते हैं, इससे बाकी लोग खुश नहीं रहेंगे। कल शाहीन बाग पर बुलडोजर पहुंच गया था, कोई जरूरत नहीं थी उसको, बस 2-3 दुकानों को हटाना था और उसके अलावा कुछ नहीं। उसके लिए ये पूरा बुलडोजर लेके पहुंच गए थे, पूरा एक तमाशा इन्होंने किया और वहां के लोगों में डर पैदा किया गया। उसके जरिए भारतीय जनता पार्टी को अपने उग्र समर्थकों के वोट्स तो मिल गए होंगे, मगर देश को एक और धक्का दिया गया है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों कि जब 2019 में गोटबाया राजपक्से राष्ट्रपति बने तो देश में क्या हो रहा था। उनके राष्ट्रपति बनते ही वहां के जो उग्र सिंहला राष्ट्रवादी थे, उन्होंने माइनॉरिटीज के जो
धार्मिक स्थल हैं उन पर हमला करना शुरू कर दिया। उग्र सिन्हला राष्ट्रवादियों ने तमिल और मुसलमानों के धार्मिक स्थलों पर हमला करना शुरू कर दिया। और एक और चीज पे गौर करें तो आपको भारत की याद आ जाएगी। वहां पर उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया था हलाल प्रोडक्ट्स के खिलाफ, यानी कि जो मांसाहारी खाना आपको हलाल के जरिए मिलता है उसके खिलाफ उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया। बताइए भारत में क्या हो रहा था? भारत में भी हलाल के खिलाफ कुछ लोगों ने आंदोलन शुरू कर दिया। बात वहां नहीं रुकी। कर्नाटक सरकार बाकायदा एक नियम लेकर आई, एक कानून को उसने फिर जिंदा कर दिया, जिसके जरिए मुसलमान हिंदुओं के मंदिरों के आसपास अपनी दुकानें नहीं लगा सकते थे और मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार का रास्ता साफ किया। आज ये जो कार्यक्रम कर रहा हूं इसका मकसद यही है कि सिन्हला में या श्रीलंका में जो बर्बादी हुई है सिन्हला राष्ट्रवाद के नाम पर, वो भारत के लिए भी एक बहुत ही शॉकिंग और खतरनाक संदेश दे रहा है। आगे देखिए, उग्र सिन्हला राष्ट्रवादियों ने यह भी कहा कि जैसे ही गोटबाया राजपक्से राष्ट्रपति बन गए हैं, अब माइनॉरिटीज की कोई औकात नहीं रह गई है। इस तरह के उग्र नारे लगाए जाते थे। कुछ याद आया? 2018-19 से ही श्रीलंका में क्या हो रहा था, जैसे जैसे महिंदा राजपक्से और गोटबाया राजपक्से उग्र सिन्हला राष्ट्रवाद पर लोगों को बांटने का काम कर रहे थे, वोट्स हासिल करने का काम कर रहे थे, उसके बाद हो यह रहा था कि वहां का जो नफरती तबका था, जो समाज के अंदर जहर फैला रहे थे, माइनॉरिटीज को टारगेट कर रहे थे, वो मुख्य धारा में स्थान पाने लग गए। उन्हें जेल में होना चाहिए था या समाज से दूर होना चाहिए था, मगर महिंदा राजपक्से और गोटबाया राजपक्से ने उन्हें मुख्य धारा में सम्मान दिया। आप मुझे बताइए ना, आजकल क्या हो रहा है भारत में? क्या हो रहा है? जो लोग देश के गद्दारों को गोली मारो जैसे नारे लगाते हैं, जो लोग माइनॉरिटीज के खिलाफ अनाप शनाप बयान देते हैं, उन्हें भारत के अंदर सम्मान मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? बताइए। बात यहां नहीं रुकती। श्रीलंका की एक और मिसाल आपके सामने मैं बात करना चाहूंगा दोस्तों, श्रीलंका के अंदर अब तमिल समस्या की। जैसा कि आप जानते हैं, श्रीलंका में 1983 से 2009 के बीच में वो दौर था जब तमिल राष्ट्रवाद सामने उभर कर आया था और तमिल और सिन्हला के बीच में संघर्ष हुआ था। तमिल एक अलग ईलम राष्ट्र स्थापित करने की मांग कर रहे थे और उनका नेतृत्व यह आदमी कर रहा था, वेल्लुपलाई प्रभाकरन। प्रभाकरन वो आदमी है जो हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या का भी जिम्मेदार है। क्यों? क्योंकि जब श्रीलंका में संघर्ष चल रहा था तब राजीव गांधी ने IPKF, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स भेजी थी। इससे तमिल आतंकवादी नाराज हो गए और बाद में जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री नहीं थे तो एक आतंकवादी हमले में उन्हें मौत की घाट उतार दिया। मगर आज आपको एक सवाल पूछना पड़ेगा कि जो तमिल आतंकवाद श्रीलंका के अंदर शुरू हुआ उसकी वजह क्या थी? तो मैं आपको वहां के 1956 के कानून की तरफ लेकर चलना चाहूंगा। 1956 का एक कानून है जिसका नाम है 1956 सिन्हला ओनली एक्ट। सिन्हला ओनली एक्ट 1956 का। इस सिन्हला ओनली एक्ट ने क्या किया मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला काम इसने यह किया कि इन्होंने तमिल भाषा को राष्ट्र दर्जा देने से सिरे से खारिज कर दिया। बात यहां नहीं रुकती। 70 के दशक में श्रीलंका के जो विश्वविद्यालय थे वहां पर तमिलों के प्रवेश पर रोक लगाई जाने लगी, यानी कि 1956, 1970, 1960 इन तमाम जो दशकों में लगातार तमिलों को टारगेट किया जाने लगा। उन्हें यूनिवर्सिटीज में प्रवेश नहीं दिया जाता था, उनकी भाषा यानी तमिल भाषा को इज्जत नहीं दी जाती थी और सड़क पर उन्हें टारगेट किया जाता था। नतीजा यह हुआ कि तमिल राष्ट्रवाद का जन्म हुआ और उन्होंने सिन्हला या श्रीलंका सरकार के खिलाफ संघर्ष करना शुरू किया। यानी कि अगर आप माइनॉरिटीज को टारगेट करेंगे तो वो भी पलटकर जवाब देंगे। यह सिन्हला बनाम तमिल संघर्ष ने प्रमाणित किया है। क्या भारत को
इससे सीखने की जरूरत है? इस सवाल का जवाब आप खुद दीजिएगा। अब आगे चलते हैं दोस्तों। इससे आपको पता चलेगा कि श्रीलंका में जो हो रहा था वो भारत से कितना मेल खाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ तमिलों को टारगेट किया जा रहा था, मुसलमानों को एक अरसे से लगातार टारगेट किया जा रहा था। और मैं आपको कुछ मिसाल देता हूं। मसलन मई 2019 में वहां के जो बौद्ध नेता थे उन्होंने दो चीजें की। सबसे पहले वहां के एक प्रभावशाली बौद्ध नेता ने कहा कि मुसलमानों को पत्थरों से कुचल देना चाहिए। और आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कई जिम्मेदार नेता इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं। यही नहीं, सिन्हला बौद्ध नेताओं ने एक और अफवाह फैलाई और इस अफवाह का लोगों पर बड़ा असर पड़ा। और इस अफवाह को फैलाने में मीडिया ने उनका बहुत साथ दिया। और वह अफवाह क्या थी कि मुसलमान अपने खाने की जगहों में, यानी कि अपने रेस्टोरेंट्स में स्टरलाइजेशन मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ऐसी दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं जिससे आपके बच्चे नहीं होंगे। यानी कि मुसलमानों को बदनाम करना और उनके खिलाफ इस तरह की नफरत पैदा करना। आपको कुछ सुना सुना नहीं लग रहा? आपको याद नहीं है कि किस तरह से तबलीगी जमात को लगातार भाजपा के नेताओं, उनकी जो पूरा जो समर्थक सिस्टम है, मीडिया कितना झूठ फैलाया था उनके बारे में, कितना लंबा चौड़ा झूठ फैलाया था, जो सब गलत साबित हुआ। क्योंकि अदालतों में जब यह मामला गया तो तबलीगी जमात के खिलाफ एक भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ। इस तरह की अफवाह सिन्हला बौद्ध राष्ट्रवादियों ने मुसलमानों के खिलाफ फैलाई थी। और बात यहां नहीं रुकी। वहां की जो मुख्य विपक्षी दल है दोस्तों, उस मुख्य विपक्षी दल का नाम है यूएनपी, यूनाइटेड नेशनल पार्टी। यूनाइटेड नेशनल पार्टी के बारे में महिंदा राजपक्से की पार्टी ने एक अफवाह फैलाई कि वो लोग जो सैनिटरी पैड्स लोगों में बांट रहे हैं, दरअसल उसके अंदर स्टरलाइजेशन मेडिसिन, यानी कि अगर महिलाएं उन सैनिटरी पैड्स का इस्तेमाल करेंगी तो उन्हें बच्चा पैदा करने में दिक्कत पेश आएगी। यानी कि विपक्ष के बारे में भी एक मनगढ़ंत दुष्प्रचार फैलाना, यह सब हो रहा था वहां पर। आप मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए, आपको कुछ सुना सुना लग रहा है या नहीं लग रहा है? अब बात करते हैं मीडिया की आजादी की। दोस्तों, वहां का एक अखबार है जिसका नाम है संडे लीडर, और उनके एक संपादक हुआ करते थे जिनका नाम था लसंथ विक्रमाटुंगा। लसंथ विक्रमाटुंगा। 2009 में लसंथ विक्रमाटुंगा को मौत के घाट उतार दिया जाता है। उनका गुनाह क्या था? महिंदा राजपक्से के परिवार में जो भ्रष्टाचार चल रहा था उन्होंने उसे उजागर किया था। नतीजा, उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। यही नहीं, श्रीलंका के कई पत्रकारों को देश छोड़ छोड़कर भागना पड़ा। जितने भी तमिल पत्रकार थे वो सब श्रीलंका छोड़ के आज की तारीख में नॉर्डिक कंट्रीज में बसे हुए हैं, जर्मनी में बसे हुए हैं, और वहां से वो लोग काम कर रहे हैं क्योंकि श्रीलंका की सरकार लगातार 2009 से उन्हें टारगेट करना उन्होंने शुरू कर दिया था। उनके पास कोई जरिया नहीं बचा था, बस किसी तरह से अपने और अपने परिवार की जान बचाना। श्रीलंका के अंदर प्रेस की आजादी को लेकर हालात बद से बदतर हैं। भारत की बात कीजिए, 180 देशों में प्रेस की आजादी को लेकर हमारा स्थान 150 है। आज मैं आपसे सवाल पूछता हूं, जो कार्यक्रम मैंने आपके सामने पेश किया, क्या आपको कुछ सिमिलैरिटीज नहीं दिखाई देती? क्योंकि हो क्या रहा था, जब महिंदा राजपक्से और गोटबाया राजपक्से उग्र राष्ट्रवाद पर खेल रहे थे तो उस दौरान उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया। उन्हें लग रहा था कि भाई देश की जनता को हम इन चीजों में उलझा कर रख सकते हैं, मगर इंसान जिंदा रहता है रोजी रोटी से। जब रोटी का एक निवाला उसके पेट में जाता है तभी वो शांत रहता है। श्रीलंका की जनता को अब रोटी का एक निवाला भी नहीं मिल रहा था। आज उनके वही उग्र समर्थक जिन्होंने महिंदा 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 या गोटबाया 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 कहा था या घर घर महिंदा कहा होगा, आज वही उनके जानी दुश्मन बन गए। क्योंकि उनको 10-15 सालों बाद यह पता चल गया कि ये उग्र राष्ट्रवाद के सहारे
माइनॉरिटीज को टारगेट करने के जरिए हम कब तक अपनी जिंदगी चला सकते हैं? क्योंकि दुख की बात यह थी कि इसके जरिए उनकी अपनी जिंदगी में इतनी ज्यादा नफरत भर गई थी जिसकी कोई सीमा नहीं थी, जिसकी कोई लिमिट नहीं थी। आज हमें श्रीलंका से सबक लेने की जरूरत है। भारत के पास अब भी मौका है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास अब भी मौका है। वो राष्ट्र के सामने आए और एक कार्यक्रम के अंतर्गत सांप्रदायिक सौहार्द को मजबूत बनाएं, उग्र तबकों को संदेश दें। अगर प्रधानमंत्री ये संदेश देंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं भारत के अंदर चीजें बदलेंगी। भारत फिर से सुख शांति के रास्ते पर होगा। भारत के अंदर धार्मिक जो दोहराव है वो खत्म होगा। इस मीडिया पर लगाम लगाइए। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी और उसके शासित राज्यों की पुलिस उन पत्रकारों के साथ खड़ी है जो समाज के अंदर दंगे भड़काना चाहते हैं। इस सब पर बीजेपी को लगाम लगाना पड़ेगा, वरना हमारी हालत श्रीलंका जैसी हो जाएगी। और यह ना भूलें, श्रीलंका एक छोटा सा देश है, भारत एक बहुत बड़ा देश है। अगर भारत में अराजकता हुई तो मैं नहीं जानता हूं दोस्तों क्या होने वाली है। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि हम कभी भी उस हालात तक ना पहुंचे। मगर जो मैं आपको तमाम मिसाल दे रहा हूं उसका मकसद ही यही था कि वो तमाम मिसालें जो हैं हमें याद दिला रही हैं मौजूदा भारत की, और आज से 5 या 6 साल बाद क्या हालात हो सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं नौकरियां नहीं है, महंगाई बद से बदतर हो रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, घरेलू गैस के दाम बढ़ रहे हैं। भारत के पास कोई जरिया नहीं है इसे संबोधित करने का। बस इनके पास एक ही समाधान है, बुलडोजर। समझ जाइए, चेत जाइए। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।